गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार एक माह से मैं आपको मॉर्निंग में पीवाईक्यू डोज दे रहा हूं दोस्तों, और ये पीवाईक्यू डोज आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगी अगर आप बहुत अच्छे से इस सीरीज को फॉलो करते हैं और साथ ही हर क्वेश्चन को आप अच्छे से देखते हैं, क्योंकि प्रत्येक पीवाईक्यू के साथ में जो भी एडिशनल फैक्ट होते हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, बाकी आप सभी को रूटीन तो पता ही है। आपको मंडे और ट्यूसडे को मिलता है उत्तराखंड जीके पीवाईक्यू, वेनेसडे और थर्सडे को दिए जाते हैं हिंदी के पीवाईक्यू, और आपका फ्राइडे और सैटरडे को मिलता है जीएस जीके के पीवाईक्यू। ठीक है, तो आज है सैटरडे और सैटरडे मॉर्निंग में आज देखेंगे जीएस जीके पीवाईक्यू का पार्ट 6 होगा आज। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन जो है इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है इसमें। तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ठीक है, ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम में स्थित है, बेल्जियम। ओके, और यहां पर देखिए ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो हमारा गठन हुआ था यूरोपियन संघ का, यूरोपियन यूनियन का, वो 1993 में हुआ था। कब हुआ था इसका गठन? 1993 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्तमान में इसमें जो सदस्य देश हैं, कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 27। पहले इसमें 28 कंट्रीज थे, लेकिन 2020 में क्या हुआ? ब्रेक्जिट हो गया था, आपने पढ़ा होगा। इसमें से ब्रिटेन अलग हो गया, जो यूनाइटेड किंगडम है उसने अपने आप को यूरोपीय संघ से अलग कर लिया। तो फिर आज वर्तमान में 27 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, चलिए बाकी देखिए, पेरिस में आपको पता है दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। लंदन में आपका एमएनएसटी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। इसके अलावा इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा, यानी कि जो समुद्री संगठन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका भी मुख्यालय लंदन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे बर्लिन जो है जर्मनी में, बर्लिन, तो बर्लिन में आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी लोकेशन है हेग में, द हेग में है ये। ठीक है, द हेग आपका एक सिटी है कहाँ की? नीदरलैंड की, नीदरलैंड। ठीक है, तो नीदरलैंड के द हेग में स्थित है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके संबंध में जो सही कथन है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासभा है, जनरल असेंबली, और जो हमारे सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके द्वारा 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। यानी कि यहां पर देखिए, जो न्यायाधीश होते हैं ना, कितने होते हैं टोटल? 15 इसमें चीफ जस्टिस होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये आपका 15 न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 9 वर्षों के लिए। ठीक है, 9 वर्षों के लिए, तो ये आपको याद रखना अच्छे से। अब देखिए, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था, इसको संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित हुआ था ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा 1945 में इसको स्थापित किया गया था, और 1946 से इसने काम करना शुरू किया। ठीक है, इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने। कभी कभी एक क्वेश्चन और बन जाता है भाई, कि जो हमारी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इसकी कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं? तो यहाँ पर 2 कार्यकारी भाषाएं हैं। एक तो है आपकी अंग्रेजी, ठीक है, और दूसरी भाषा है यहाँ की फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में इस न्यायालय में काम होता है। और एक क्वेश्चन और बनता है इससे, कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत से न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, या पहले भारतीय व्यक्ति जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीश बने? तो इनका नाम था डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय क्या कहलाता है? देखिए, शिक्षा देने से क्या होगा? शिक्षा देने से बच्चे का बौद्धिक विकास होगा। ठीक है, उसके आयाम खुलेंगे। कौशल बढ़ाने से, यानी कि प्रशिक्षण से क्या होगा? उसकी स्किल डेवलप होगी। स्वास्थ्य उसका मेंटेन रहेगा, तो मानव पूंजी के रूप में उसका बहुत अच्छे से उपयोग हो पाएगा। तो यानी कि शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य पर जो भी खर्चा होता है, इसको ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, मानव पूंजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? मानव पूंजी का मतलब ये है भैया, किसी इंसान को अच्छी शिक्षा देके, प्रशिक्षण देके, उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा के, उसका जो मानव बोल सकते हैं कि जो मैन पावर है, उसका यूज देश के आर्थिक विकास में किया जा सके। तो इसीलिए शिक्षा
आपका शिक्षा के साथ साथ ट्रेनिंग हो गई, हेल्थ हो गई, ये सभी किस में आ जाता है? ह्यूमन कैपिटल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये मानव पूंजी के अंग है, घटक है। मतलब जब ये चीजें लगाई जाएंगी तभी तो मानव पूंजी के रूप में बनेगा ना। अगर किसी इंसान को हम पढ़ाए ना बिल्कुल, ठीक है, अनपढ़ रखें और साथ ही उसकी स्किल भी डेवलप ना करें, तो फिर किस काम का है भाई? कोई काम का होगा वो? ना तो कोई जॉब कर पाएगा, उल्टा वो किसी पे आश्रित रहेगा, बोझ बन जाएगा। तो इसलिए उस पर जो चीजें लगाई जा रही है, शिक्षा हो गई, स्किल्स हो गई, तो उससे उसका क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है आदमी का, और वो एक पूंजी के रूप में बाद में अपना योगदान देगा समाज में, इसलिए ये मानव पूंजी में आता है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो पथिक शुरू हुआ। देखिए उस समय का करंट अफेयर होगा, तो ये आपका गंगोत्री में हुआ था, ऑप्शन सी। ठीक है, इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा। 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। ठीक है, तो ये बंगाल में काफी प्रसिद्ध थी एक क्रांतिकारी महिला, जिनका नाम था बीना दास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बीना दास। तो हो क्या रहा था भैया, आपका विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था, जिसमें आपका डिग्री वगैरह बांटी जाती हैं। ठीक है, जो दीक्षांत समारोह होता है, तो उसमें हमारा उस समय एक अंग्रेज ऑफिसर था, वो बंगाल की क्रिकेट का कप्तान भी था और बंगाल का गवर्नर भी था। नाम था इसका स्टैनली स्टैनली जैक्सन। ठीक है, तो स्टैनली जैक्सन पर भैया हमारी गोली चला दी थी बीना दास ने। ठीक है, पिस्तौल छुपा के ले गई थी और इन्होंने गोली चला दी इस पे। हालांकि भाग्य से क्या हुआ कि स्टैनली जैक्सन जो है बच जाता है, इनका निशाना चूक जाता है और उसके बाद इनको पकड़कर 9 वर्ष की सजा होती है। फिर उसके बाद जब ये जेल से रिहा हो जाती है, तो जेल से रिहा होने के बाद कुछ समय बंगाल में रहने के बाद ये ऋषिकेश आ जाते हैं एकांतवास में। ठीक है, ऋषिकेश, तो ऋषिकेश में ही अंततः पंचतत्व में विलीन होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बीना दास इनका नाम था। महत्वपूर्ण नाम है भैया, आपका याद रखना है। निम्न में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो वायु की जो गति होती है, स्पीड ऑफ विंड, मापी जाती है आपकी एनीमोमीटर से। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर। थर्मामीटर किस काम आता है? तो थर्मामीटर जो है आपका तापमान मापने के काम आता है, टेम्परेचर मापा जाता है इससे। एनीमोमीटर से स्पीड ऑफ विंड मापी जाती है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? दाब, वायुमंडलीय जो दाब होता है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसका मापन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए नेशनल जो पंचायती राज डे है, ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है, अब इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए आपका 1992 में क्या हुआ था, 1992 में आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, और इसी संशोधन के तहत अगले साल यानी कि 24 अप्रैल 1993 से भारत में क्या लागू हो गया? पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज जो है मतलब आपका जो पंचायती राज को संविधान संशोधन के तहत आपका 73वां जो संविधान संशोधन हुआ, इसमें 11वां अनुसूची जोड़ी गई थी ग्राम पंचायत, और 12वीं जो थी आपकी नगर निकाय से संबंधित थी। तो यहां पर ये कहने का मतलब जो हमारा पंचायती राज था उसको संवैधानिक दर्जा मिल गया। तो 24 अप्रैल से ये देश में लागू हुआ था, तो इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, 2010 में सबसे पहली बार पंचायती राज दिवस मनाने की जो घोषणा की थी तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह जी ने की थी, और 2011 के बाद से नियमित 24 अप्रैल को मनाई जाने लगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पंचायती राज जो है भैया आपका स्थानीय स्वशासन है एक हिसाब से। ठीक है, स्थानीय स्वशासन इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा हमारा हम बोल सकते हैं इसको सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण भी है पंचायती राज, क्योंकि देखिए सत्ता छोटी छोटी जगहों पर क्या हो रही है आपकी, अलग अलग जगह पे अपना एक अलग रूप बना रही है। पूरी जो सत्ता है आपका एक ही जगह पे निहित नहीं है, इसलिए सत्ता के विकेंद्रीकरण भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे पंचायती राज को। क्योंकि आप देखो ना, पंचायती राज जो त्रिस्तरीय होता है, देखिए गांव में ग्राम प्रधान होता है जो कि जनप्रतिनिधि है, ऐसे ब्लॉक में आपका क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, चुनाव से आता है, जिला में जिला पंचायत सदस्य होते हैं। ठीक है, विधायक क्षेत्रों में विधायक होते हैं आपके। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा ऊपर हम देखते हैं तो जो हमारी विधानसभा है उनसे मिलकर हमारा सांसदीय क्षेत्र बनता है, संसदीय क्षेत्र, तो वहां पर सांसद होता है। तो यानी कि एक पावर इसी में नहीं दिया है। सबसे बड़ा देखा जाए तो जनसंख्या का सबसे बड़ा समूह संसद के चुनाव में भाग लेता है, लोकसभा चुनाव में। तो अगर ये व्यवस्था नहीं होती स्थानीय स्वशासन वाली सत्ता का विकेंद्रीकरण, तो आप लगा सकते हैं कि ये जो व्यक्ति होते विधायक और सांसद,
ये कितने मजबूत होते हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो जितने भी हमारे विकास कार्य आते जिला में, क्षेत्र में या गांव में, तो इन्हीं के तहत आते हो, इन्हीं के माध्यम से आते हैं। और काम कितनी स्पीड से होते हैं या काम में जो बजट आता है वो कहां तक पहुंचता है, ये आप सभी लोग अच्छे से जानते ही है, ठीक है। फिर भी ये क्या हुआ है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करने से कुछ बहुत पैसा पहुंच तो पाता है इन क्षेत्रों तक। हालांकि यहाँ पर भी दूध के धुले हुए लोग नहीं बैठे होते हैं, बट फिर भी अगर ये विकेंद्रीकरण हुआ है तो सत्ता हस्तांतरित भी हो रही है, नहीं तो ये बहुत पावरफुल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ पाएंगे, मैंने एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया, हालांकि इसको अलग तरीके से भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी इनको कहा जाता है, ये एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पे बल देता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारत में अगर बात करें तो भारतीय संविधान के भाग चार यानी कि पार्ट 4 में आपका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और हमने ये अपने संविधान में लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है। अब नीति निर्देशक सिद्धांतों का मतलब ये है भाई, नियम और कानून के तहत देश की सरकार और राज्य चलेंगे, ठीक है। मतलब जो भी हमारा देश है, राज्य का मतलब यहाँ पे देखिए, जो कल्याणकारी राज्य का मतलब देश से भी है, ठीक है। राज्य से यहाँ पे केवल राज्य का ही अभिप्राय नहीं है, देश का भी। कोई भी हमारा देश होगा वो लोक कल्याणकारी होगा। कहने का मतलब कि इसमें जो तत्व बताए गए हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, इन तत्वों में ये बताया गया है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को साकार किस प्रकार से किया जाएगा, किस प्रकार से एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी, जिसमें हमारा जनता जो है आपका, क्योंकि जनता संप्रभु है भारत में, देखिए सबसे ज्यादा जो शक्ति है किसमें निहित है, जनता में ही है। तो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, तो इसको भी हमारा कहीं ना कहीं इसकी पुष्टि यही राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो करते हैं। मतलब ये राज्य को एक हिसाब से ये ऑर्डर देते हैं कि राज्य में एक कल्याणकारी शासन होना चाहिए, ठीक है, जो कि प्रजा हित में हो हमेशा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अनुमान किस समिति ने किया गया? निम्न में से कौन सी समिति थी जिसने सर्वप्रथम गरीबी का अनुमान लगाया? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका लाकड़वाला समिति, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। लकड़वाला जो समिति थी, प्रोफेसर थे हमारे, प्रोफेसर डी टी लकड़वाला जी, ठीक है। तो डी टी लकड़वाला जी इस समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इसको लाकड़वाला समिति कहा जाता है। इस समिति का गठन 1993 में हुआ था। इस समिति ने ये बोला कि शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं और 2100 कैलोरी का कंज्यूम करते हैं पर डे, और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग 2400 कैलोरी कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो गरीबी रेखा में नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसके साथ साथ क्या कपड़ा और मकान भी, हाँ, उनका ध्यान रखेंगे। इतना खाने के साथ उनके पास कपड़ा होना चाहिए पहनने के लिए, और साथ ही आश्रय भी होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को गरीब नहीं माना जाएगा। जो इससे कम लेंगे वो फिर हमारे बीपीएल में आएंगे। तो ये लाकड़वाला समिति की रिपोर्ट थी 1993 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कई बार पूछता है गरीबी से संबंधित जो समितियां थी कौन कौन सी थी? लाकड़वाला समिति थी, ऐसे तेंदुलकर समिति थी, ठीक है। तेंदुलकर का भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव करता है इसमें से कौन? संसद के समस्त सदस्य करते हैं इसमें, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जो राज्यसभा का सभापति का चुनाव होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना इंडिया में। उपराष्ट्रपति तो पदेन सभापति होते हैं हमारे अपर हाउस के, जिसको राज्यसभा कहा जाता है। तो संसद के जो भी सदस्य होते हैं, यानी कि संसद में कौन कौन से, जो हमारे लोकसभा के जितने भी एमपीज हैं, लोकसभा के एमपीज प्लस राज्यसभा के जो एमपी होते हैं, तो ये सभी इसमें भाग लेते हैं और इसमें गुप्त मतदान होता है, ठीक है। और इसमें आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा हमारे उपराष्ट्रपति जी को चुना जाता है। उपराष्ट्रपति पद का जिक्र है आर्टिकल 63 में, ठीक है। आर्टिकल 63 में भारत का उपराष्ट्रपति बताया गया है। आर्टिकल अनुच्छेद 66 में क्या बोला गया है? उपराष्ट्रपति का चुनाव। और आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात बोली गई है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद कुछ कुछ महत्वपूर्ण होते हैं, इनको आपने याद रखना है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, उपराष्ट्रपति से संबंधित है, कैग से संबंधित है, उसके अलावा हमारा जो अटॉर्नी जनरल होता है उससे संबंधित है, प्रधानमंत्री जी से, राज्यसभा लोकसभा से। तो ये हमेशा एग्जाम में बनते रहते हैं, ठीक है।
तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप बताइए मुझे कमेंट में, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको भी देना है, तभी आप लोग कमेंट करेंगे। ये आपका उत्तराखंड का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, जीएस का भी ये क्वेश्चन है। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी? तो बछेंद्री पाल जी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी 1984 में। ठीक है, 1984 में। बछेंद्री पाल जी की मैं बात करूं दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 24 मई 1954 को उत्तरकाशी में। ठीक है, 1954 को कहां जन्म हुआ था इनका? उत्तरकाशी में। ठीक है, और बछेंद्री पाल जी को देखिए, जैसे इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, भारत की पहली महिला भी बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया 1984 में। तो 1984 में ही इनको पद्मश्री मिला। ठीक है, 1984 में ही इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया 1984 में। इसके बाद बात करते हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला। अर्जुन पुरस्कार इनको मिला था 1986 में, 1986 में। और 2019 में इनको पद्म भूषण मिला है। ठीक है, पद्म भूषण। तो पद्म भूषण इनको कब मिला? 2019 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो देखिए, भारत में जो श्वेत क्रांति आई थी, व्हाइट रेवोल्यूशन, इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपका दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन। भारत में मास लेवल पे दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है, इसको ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति कहा जाता है। और इसके जनक थे वर्गीज कुरियन। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वी कुरियन या वर्गीज कुरियन इनका पूरा नाम है। ठीक है, भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1970 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी भारत में, ध्यान रखेंगे। और इसमें बहुत से डेयरी विकास कार्यक्रम और पशुधन विकास वाले कार्यक्रम, सब चीजों को रखा गया था। और भारत में जो ये हमारी दुग्ध क्रांति आई ना, इसके लिए जो एक ब्रांड है, आज भी आप देखते हैं अमूल, अमूल का भी एक विशिष्ट योगदान माना जाता है। आनंदा मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल का भी फुल फॉर्म है, कोई अपने आप में एक इंडिविजुअल नाम नहीं है। ए फॉर आनंदा, एम फॉर मिल्क, यू फॉर यूनियन, एल फॉर लिमिटेड, और इसी को मिलकर बनता है अमूल। ठीक है, अमूल दूध पीता है इंडिया, आज भी आप देखते होंगे ऐड वगैरह आते हैं। तो बहुत बड़ी कंपनी है भाई अमूल। और 70 में भैया इस काम को टेक्निकी यानी कि तकनीकी को भी लाना था। जैसे हरित क्रांति आई, हरित क्रांति में जो हमारे जो वैज्ञानिक थे स्वामीनाथन जी, उन्होंने भी उन्नत बीजों का प्रयोग किया, टेक्नोलॉजी को भी यूज किया गया। ऐसे ही श्वेत क्रांति के लिए भी दोस्तों हमारी पारंपरिक जो चीजें थी उनको छोड़कर उन्नत नस्ल के गाय हो गई, और डेयरी जो विकास कार्यक्रम है उसको और बड़े पैमाने पर ले जाया गया, जिससे लोगों को पता चला कि इसका कमर्शियल भी हो सकता है, यानी कि दुग्ध उत्पादन को कमर्शियल बना दिया गया। तो लोगों को लगने लगा, फिर बड़े बड़े डेयरी फार्म खुलने लगे, लोगों ने इस फील्ड में आपका काम करना शुरू किया। तो भारत में एक क्रांति सफल रही। भारत में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति दोनों ही क्रांतियां जबरदस्त ढंग से सफल रही थी। ठीक है, भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भरतपुर में जो जाट राज्य की स्थापना की थी वो चूड़ामण और बदन सिंह द्वारा हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, चूड़ामण जी और बदन सिंह द्वारा ये भरतपुर का जाट राज्य स्थापित हुआ था। देखिए पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू में जो प्रश्न पूछे गए हैं वही ऐड होते हैं इसमें। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई थी? तो देखिए भारत में जो वन नीति है वो तो अंग्रेजों के टाइम पर भी लागू हो गई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन होना था कि स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो देश की आजादी के बाद पहली बार भारत में वन नीति लागू हुई थी 1952 ईस्वी में। ठीक है, ये देश की पहली वन नीति थी, पहली वन नीति। इसके बाद इस नीति में संशोधन किया गया था। इस नीति में संशोधन हुआ था कब? पहली वन नीति में संशोधन हुआ था आपका 1988 में, 1988 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कई बार किताबों में इसको दूसरी वन नीति बोला रहता है, लेकिन ये गलत है। ये पहली जो वन नीति था उसी का संशोधन रूप है, दूसरी जो हमारी 1988 में नीति आई थी। ठीक है, पॉलिसी, ये पहली पॉलिसी का ही संशोधित रूप है। 1988 की पॉलिसी में एक चीज और मेंशन हुआ था कि किसी भी क्षेत्र के कुल 33% भाग पर वन होने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए किसी राज्य का क्षेत्रफल अगर 100 वर्ग किलोमीटर है, तो 100 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से उसमें 33 वर्ग किलोमीटर भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। ये किस पॉलिसी में मेंशन किया गया था? क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 1988 की वन नीति में बोला गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो 1952 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और दूसरा देखिए, अब थोड़ा एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भैया आपका, देखिए कभी कभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था भारत में आपका 19 नवंबर 1986 को। क्वेश्चन बनता है तभी बता रहा हूं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो वन संरक्षण अधिनियम भारत में आया था आपका 25 अक्टूबर
1980 को। ठीक है, ऐसे आता है भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। ठीक है, नियंत्रण अधिनियम। तो ये आपका आया था कब? 1974 में, 1974 में। ऐसे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भारत में जो आपका है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, 1972 में। ठीक है, तो ऐसे जितने भी अधिनियम है भैया, पर्यावरण वाले, वन संरक्षण वाले, वन्य जीव संरक्षण, जल प्रदूषण अधिनियम, अभी भी बहुत से अधिनियम है जो इसमें मेरे को अभी याद नहीं आ रहे हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाता है और मैच द फॉलोइंग में भी आता है। एक तरफ ईयर आता है, एक तरफ ये अधिनियम आते हैं, तो ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें एक अधिनियम और रह गया, वो बता देता हूं मैं आपको। भारत में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था? वायु का भी जो आया था अधिनियम, ठीक है, वायु से संबंधित जो हमारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम आया था, ये आपका 16 मई 1981 को आया था, 1981। ठीक है, ये भी आप नोट कर लो। तो इस प्रकार के जितने भी अधिनियम है हमारे, वो आप अच्छे से याद रख लेना भाई। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा हैबियस कॉर्पस है, रिट है, वो कहां पे इश्यूड होती है? हैबियस कॉर्पस होता क्या है? देखिए, आप सभी को पता है भैया, हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है ना? क्योंकि यहाँ पर देखिए, हमारे जो संवैधानिक उपचार हैं, उनका भी हमको अधिकार दिया गया है। और इसके तहत आपको पता ही होगा, हमें 5 प्रकार की रिट प्राप्त होती है। एक होती है हैबियस कॉर्पस, ठीक है, मैंडेमस, जिसको मैंडेमस होती है हमारी, ठीक है, परमादेश होता है। उसके बाद प्रतिषेध होता है, अधिकार परीक्षा, जिसको क्यो वारंटो कहा जाता है। ठीक है, प्रतिषेध हो गया आपका, प्रोविशन, ठीक है, उत्प्रेषण हो गया ऐसे। तो इस 5 प्रकार की हमको रिट प्रदान है आर्टिकल 32 के तहत। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस का मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने सशरीर प्रस्तुत करना होता है। यानी कि अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करेगी तो उसको 24 घंटे के भीतर, ठीक है, उसको शरीर के साथ, मतलब 24 घंटे के भीतर उस आदमी को मजिस्ट्रेट के पास ले जाना आवश्यक है। ठीक है, ताकि उस पर किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, कुछ गलत ना हो उसके साथ। समझ पा रहे हैं? तो ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका जारी किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अन्य जो रिट है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है और आपका उत्प्रेषण है। और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, किस रिट में क्या होता है, थोड़ा आप लोग भी इसको डिटेल में पढ़ लेना। सेशन फिर बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रिट वाला टॉपिक अपने आप में बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसको अच्छे से समझाना पड़ेगा, तो इसमें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लंबा हो जाएगा सेशन। ठीक है, या तो फिर रिवीजन जब महाकुंभ क्लास आएंगे जीएस की, उसमें मैं आपको बता दूंगा। अगला है, देखिए, तथ्यों का उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूहों में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग फैक्ट्स इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज एंड सिमिलरिटी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, इसको कहा जाता है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। ठीक है, वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्लासिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सोहरावर्दी जो सिलसिला आया था, इसका जो संस्थापक माना जाता है वो शेख बहाउद्दीन जकारिया को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, सी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे। मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं? बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती है वायुमंडल की। तो ये वायुमंडल की क्षोभ मंडल में होते हैं। क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर में ही आपकी मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, यानी कि बादल बनना, बारिश होना, ठीक है, और कभी ओले पड़ते हैं, जो ओले संबंधित घटनाएं, हिमपात होना, मतलब जितनी भी मौसम रिलेटेड घटनाएं होती हैं, वो वायुमंडल की सबसे निचली परत, ये सबसे निचली परत होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत भी होती है हमारी कौन सी? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ऊंचाई के साथ, जब आप पृथ्वी से ऊपर को जाएंगे ना, तो ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ेगा नहीं, बल्कि कम होगा तापमान। ठीक है, तापमान कम होते रहता है, टेम्परेचर कम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे तो तापमान, टेम्परेचर कम होते रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है ट्रोपोस्फीयर के बारे में। ठीक है, चलिए इसके बाद भी अगली जो परत होती है वो समताप मंडल होती है। ठीक है, समताप मंडल जो होती है ये प्लेन के उड़ने के लिए सबसे आदर्श परत मानी जाती है। जो एरोप्लेन उड़ता है ना, तो एरोप्लेन के उड़ने के लिए सबसे आदर्श परत मानी जाती है हमारी ये। ठीक है, कौन सी? समताप मंडल। ठीक है, क्योंकि तापमान जो है यहाँ पे, तापमान और जो दाब होता है ना उसका जो जितनी वैल्यू चाहिए होती है एक प्लेन को उड़ने के लिए वो ठीक ठाक रहती है यहाँ पे, इसलिए इस वायुयान के उड़ने के लिए आदर्श परत मानी जाती है। ठीक है, समताप मंडल। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ओजोन मंडल आता है, जहां पर हमारी ओजोन जो किरणें हैं उनको रोक दिया जाता है। ठीक है, आप जानते हैं ना सूर्य से आने वाली जो हमारी पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको ओजोन मंडल रोकता है, ओजोन जहाँ पे परत है हमारी। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो देखिए विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहले अस्तित्व में नहीं था। इसकी जगह पर एक संगठन था जिसका नाम था गेट। ठीक है, इस संगठन का नाम क्या था? गेट। गेट कहा जाता था इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेट का फुल फॉर्म था आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। कब हुआ था ये? 1948 में। 1948 में गेट अस्तित्व में आया था, जिसके तहत देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि ट्रेड और टैरिफ के लिए क्या नियम कानून होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका 15 अप्रैल 1994 को 15 अप्रैल 1994 को एक संधि होती है जिसको मराकेश ट्रीटी कहा जाता है, मराकेश संधि। और इस संधि के तहत ये बोला गया कि भाई जो गेट है इसको समाप्त करो, और गेट की जगह एक नया निकाय आया अस्तित्व में जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये स्थापित होता है कब? तो ये स्थापित होता है आपका 1 जनवरी 1995। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को ये स्थापित हुआ और गेट का उत्तराधिकारी बन गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यानी कि गेट समाप्त हो गया और इसकी जगह फिर WTO अस्तित्व में आया। ठीक है, चलिए बाकी इसका काम क्या है? तो देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार और जो बौद्धिक संपदा होती है यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है और जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो इनके बारे में जो कानून है, नियम है, वो बनाए जाते हैं इसके द्वारा। ठीक है, और व्यापार संबंधी जितने भी मतलब पहलू होते हैं उनको देखा जाता है। ठीक है, तो ये काम है हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो चलिए अब आपके लिए एक क्वेश्चन और छोड़ के जा रहा हूं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां स्थित है? कमेंट में मुझे कमेंट करें, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अगला क्वेश्चन है, देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भामा कवच क्या है? ठीक है, भामा नहीं होगा, भाभा कवच है ये। ठीक है, तो देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको हम बार्क के नाम से जानते हैं, बार्क, तो बार्क के वैज्ञानिकों ने एक भाभा कवच बनाया था। ठीक है, भाभा कवच। और भाभा कवच इतना शक्तिशाली था कि इसमें AK-47 की जो गोलियां हैं वो भी एंटर नहीं होती हैं। तो आप समझ ही गए होंगे क्या होगा, तो ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सैन्य बलों के लिए बार्क के द्वारा बनाया गया हल्के वजन का बुलेट प्रूफ जैकेट है, जिसमें आपका जो हमारा इंसास राइफल्स है या AK-47 है इसका भी कोई असर नहीं होता है। ठीक है, ये भारत का सबसे हल्का, सस्ता और बुलेट प्रूफ कवच माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नहीं तो जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बार्क ने कर दिखाया और एक अफोर्डेबल प्राइस में इसको बनाया गया है, जो कि AK-47 जैसे हथियारों की गोलियां भी रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये था आज दोस्तों GSG के PYQ का पार्ट 6। ठीक है, अगर किसी भी प्रश्न में मुझसे त्रुटि हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप लोगों से मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मेरे से कोई गलती होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि नेक्स्ट सेशन में मैं उसको करेक्ट कर पाऊं। क्योंकि एक क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है भाई। एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका केवल 1 नंबर कम नहीं होता, बल्कि 1.25 नंबर कम होता है एग्जाम में। और 1.25 नंबर बहुत ज्यादा एक बड़ा नंबर है जो आपको सिलेक्शन से दूर कर सकता है और आपका 1 साल और ले सकता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हमेशा बताएं दोस्तों, अवेयर रहें। बाकी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और हमेशा की तरफ बोलना चाहूंगा अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय देवभूमि।